एक शहर, एक आश्रम और एक ऐसी औरत जिसे सब पारो आंटी कहते थे। नर्म, आवाज प्यारी, मुस्कुराहट, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक मुल्क, एक राज और एक ऐसी फाइल जो 50 साल से खुली ही नहीं थी। कोलकाता के पुराने हिस्से में एक संकरी सी गली के आखिर में एक 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसका नाम था सूर्य प्रभा वृद्धा आश्रम। बाहर से देखो तो बिल्कुल साधारण सी बिल्डिंग, टूटी हुई दीवारें और हल्का सा पीलापन। अंदर जाते ही हल्की सी दवा और अगरबत्ती की गिनी गिनी महक। गेट पर लगी घंटी को अगर कोई जोर से बजा दे तो ऊपर तक कमरों में सोए हुए बुजुर्ग भी चौंक कर उठ बैठे हैं। उसी वृद्धाश्रम की सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बुजुर्ग थी। सब उन्हें प्यार से बुलाते थे अम्मा जी या पारो आंटी। उनका असली नाम कागजों में दर्ज था पार्वती देवी, उम्र 68 साल। फॉर्म में लिखा था कोई अपना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन जो भी उनसे मिलने आता था और पहली नजर में यही कहता, इतनी प्यारी, शाली और मीठी आवाज वाली अम्मा अकेली कैसे रह गई। उनके सफेद बाल हमेशा हल्के से जूड़े में बंधे रहते हैं, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और आंखों में वो नम सा अपनापन जिससे कोई भी अनजान इंसान भी अपनेपन का एहसास कर ले। सुबह सुबह जब बाकी बुजुर्ग अपने अपने कमरों में सुस्ताते रहते थे, तभी पारो आंटी हमेशा सुबह सबसे पहले उठ जाती और छोटे से बरामदे में खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती और अब बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाती थी, लेकिन क्या यह कोई नहीं जानता। कभी किसी ने ध्यान से सुना भी हो तो भी भाषा पूरी तरह समझ नहीं आती थी। कभी कुछ उर्दू जैसे शब्द तो कभी ऐसा लगता है जैसे पंजाबी सा लहजा, और बीच बीच में खुदा रहम जैसे शब्द जो सामान्य हिंदुस्तानी दुआओं से थोड़े अलग लगते थे, पर किसी ने कभी गहराई से सोचा ही नहीं। आखिर बुजुर्ग है, पुरानी जिंदगियां, अलग अलग शहरों के किस्से, थोड़ी बहुत भाषा मिली जानी कोई बड़ी बात नहीं। वृद्धाश्रम की वार्डन माधवी थी, हमेशा कहती, पारो आंटी तो हमारे आश्रम का दिल है। अगर ये एक दिन ना बोल दे तो पूरा आश्रम मानो चुपचाप हो जाएगा, क्योंकि पारो आंटी का रोज का रूटीन सबको जिंदगी देता था। कभी किसी बुजुर्ग की दवा याद दिलाना, तो कभी किसी की बहू को फोन पर समझाना, कभी बच्चों के वॉलेंटियर ग्रुप के लिए कहानी तैयार करना, और हाँ, पास के स्कूल के बच्चे तो उन पर मानो जान छिड़कते थे। हर रविवार दोपहर में पास के स्कूल के 10-12 बच्चे आते थे। सबको मालूम था कि आज पारो स्टोरी टाइम है, क्योंकि पारो आंटी सबको कहानियां सुनाती थी। बच्चे आते ही चिल्लाते हैं, आंटी आज कौन सी कहानी। पारो आंटी हमेशा की तरह मुस्कुराती और कहती, आज बहादुर बच्चों वाली कहानी, जो अपने मुल्क के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। उनका मुल्क बोलने का अंदाज थोड़ा अलग था। मुल्क में ऐसा खिंचाव होता जैसे उस शब्द में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी। वो बच्चों को आज़ादी के दिनों की कहानियां सुनाया करते थे। कभी भगत सिंह के तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो कभी बॉर्डर पर तैनात जवान। लेकिन जब भी बात बॉर्डर पर आकर रुकती तो उनकी आवाज एकदम धीमी हो जाती थी। कुछ क्षण के लिए तो मानो उनकी आंखों में ऐसा दर्द झलकता जैसे उन्होंने सीमा पर सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ और भी देखा हो। एक बार तो एक छोटे से लड़के अर्जुन ने पूछ लिया था, आंटी क्या आप कभी बॉर्डर पर गई है। पारो आंटी कुछ सेकंडों के लिए चुप हो गई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा कुछ जगह सिर्फ खबरों में ही अच्छी लगती है, वहां की मिट्टी में बहुत खून मिला होता है। बच्चों को बस इतना समझ में आया कि बात भारी हो रही है, तो माधवी दी ने मजाक कर दिया, अरे आज बस कहानी सुनो, सवाल मत पूछो। सब हंसकर आगे बढ़ गए। लेकिन एक आदमी था जो उस दिन ये छोटा सा
ऑकवर्ड पॉज नोट कर चुका था, और वो आदमी थे रिटायर्ड कर्नल अरुण मेहरा, वृद्धाश्रम में रहने वालों में एक बुजुर्ग जो अलग ही पर्सनैलिटी रखते थे। सफेद बाल, सीधी कमर, आंखों में अद्भुत अनुशासन की चमक, जितने कम बोलते उतने ही ज्यादा ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करते थे। देश के 3 अलग अलग मोर्चों पर पोस्टिंग और 2 युद्धों की आग अपने सामने देख चुके थे कर्नल मेहरा। अब अपने आखिरी दिन वो इस आश्रम में गुजार रहे थे। कम बोलने वाले, पर सब उनका सम्मान करते थे। उस दिन जब अर्जुन ने पारो आंटी से बॉर्डर वाला सवाल पूछा और पारो आंटी की आंखें एक पल के लिए काम गई, तो कर्नल मेहरा की नजरें उनसे टकराई। बहुत हल्के से उन्होंने वही वाक्य दोहराया, कुछ जगह खबरों में ही अच्छी लगती है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और दिमाग में एक हल्का सा सवाल बैठ गया था। हर शाम 6 बजे वृद्धाश्रम के छोटे से हॉल में सब इकट्ठा होते थे। थोड़ी भजन, थोड़ी प्रार्थना, और अंत में सब मिलकर राष्ट्रगान गाते थे। यह रूटीन सालों से चल रहा था। उस दिन भी वैसा ही हुआ जैसा रोज होता था। सब कुर्सियों पर बैठ गए। माधवी दी ने हारमोनियम संभाला। कर्नल मेहरा सामने वाली पंक्ति में बैठे थे, और पारो आंटी बाजू में हमेशा की तरह सीधी पीठ और नर्म चेहरे के साथ। और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन हॉल में गूंजने लगा। सबकी आवाजें मिलकर एक साथ उठी, लेकिन राष्ट्रगान के बीच में कर्नल मेहरा की ट्रेन ईयर्स में कुछ अजीब पड़ा के पंजाब सिंध फ्रंटियर। कर्नल मेहरा का दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक सा गया। ये शब्द पुराने नक्शे, पुराने जमाने और अलग सोच वाले लोगों के दिमाग में बसे रहते हैं। नए भारत में जनरेशन में कोई इस कैजुअली फ्रंटियर नहीं बोलता है। राष्ट्रगान पूरा हुआ। सबने जय है के साथ हाथ जोड़कर आंखें खोली। सिर्फ कर्नल मेहरा की आंखें अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। उन्होंने पारो आंटी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सामान्य सी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन होठों पर एक सेकंड के लिए आई नर्वस हरकत उनकी निगाह से छिप नहीं पाई। ठीक उसी रात डाइनिंग हॉल में खाना खाते वक्त कर्नल मेहरा ने बातें छेड़ी। माधवी जी, ये पारो आंटी कहाँ की है? तो माधवी दी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कर्नल साहब, किसी गांव से बिहार और बंगाल के बॉर्डर साइड की बताती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी बोला नहीं, तो उन्होंने बस इतना कहती है कि पार्टीशन के वक्त बाद बहुत कुछ खो दिया, इसलिए यादें भी कम ही रखी हैं। कर्नल ने चम्मच रखते हुए धीरे से कहा, अच्छा, पार्टीशन। वो चुप हो गए, कुछ सोचते रहे। बगल में बैठे एक और बुजुर्ग सज्जन बोले कि कर्नल साहब, आप भी ना हर बात में इन्वेस्टिगेशन ढूंढ लेते हो। अरे बेचारी अम्मा है, इतनी सेवा करती है सबकी। कर्नल हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सेवा करना अलग बात है, और अपने अतीत को छुपाना वो अलग है। बस क्यूरियस हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं। बात वहीं खत्म हो गई। कम से कम सबको ऐसा लगा। पर कर्नल मेहरा उस रात देर तक सो नहीं पाए। उनके दिमाग में 3 चीजें घूमती रही। पहला, बॉर्डर वाली बात पर पारो आंटी का अचानक चुप हो जाना। दूसरा, राष्ट्रगान के बीच फ्रंटियर जैसा शब्द। और तीसरा, सुबह सुबह बरामदे में उनकी धीमी समझ ना आने वाली दुआएं। एक ट्रेंड फौजी दिमाग जो कभी दुश्मन की चाल को दूर से पहचान लेता था, अब धीरे धीरे अलर्ट होने लगा था। वृद्धाश्रम में रात 10 बजे के बाद सबको अपने कमरों में मौजूद होना होता था। गेट लॉक, लाइट्स डिम, सिर्फ गलियारे में एक आध येलो बल्ब जलता रहता था। उस रात लगभग 1 बजे कर्नल मेहरा की आंखें अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे कॉरिडोर में हल्की हल्की कदमों हट आई हो। उम्र ज्यादा थी,
पर आर्मी के सालों ने उनके कानों को अब भी शार्प रखा था। वो धीरे से बिस्तर से उठे, दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। पीली लाइट के नीचे मैं एक स्लिम सी परछाई देखी। सिर पर हल्का सा दुपट्टा, हाथ में कुछ छोटा सा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, शायद मोबाइल या कोई छोटा डिवाइस। वो परछाई कॉरिडोर पार करके उस छोटे कमरे की ओर मुड़ी जहां आश्रम का पुराना लैंडलाइन और ऑफिस फाइल रखे हुए थे। कर्नल मेहरा ने सिर्फ इतना ही झलक देखी, चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल जो उन्होंने देखी वो चाल कहीं से भी 68 साल की बुजुर्ग जैसी नहीं थी। ये पारो आंटी है? उनके मन में ये सवाल उठा। वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सके। उम्र और पैर दोनों ने उनका साथ नहीं दिया। धीरे से फिर बिस्तर पर लौट आए। पर अब एक बात साफ थी, कुछ तो गड़बड़ है। कोई आम आदमी होता तो शायद इतना सोचकर छोड़ देता, लेकिन वो कर्नल मेहरा आम आदमी नहीं थे। उन्होंने अपनी करियर में कई बार भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन किए थे। नाम नहीं, पर काम से रॉ के कुछ पुराने ऑफिसर्स अब भी उन्हें याद करते थे। उस दिन लंच के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए, तभी कर्नल मेहरा अपने कमरे के एक छोटे से पुराने ट्रक के पास बैठे थे। वहां पर उन्होंने धीरे धीरे पुरानी फाइलों और कागजों को बीच से एक गहरा हरा थोड़ा घिसा हुआ डायरी कवर नोटबुक निकाला। उस डायरी के अंदर आखिरी पेज के पीछे एक पुराना नंबर लिखा था, जिस पर विक्रम एचपी लिखा था। कर्नल ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं अब भी ये नंबर काम करता होगा भी या नहीं। उन्होंने आश्रम के ऑफिस वाले कमरे की तरफ नजर डाली। दोपहर में वहां ज्यादातर समय कोई नहीं होता था। धीरे से उठे, लाठी लेकर चलते हुए जैसे बस टहलने जा रहे हो, और ऑफिस वाले कमरे में घुस गए। कमरे में पुराना लैंडलाइन रखा था। उन्होंने दरवाजा हल्का सा बंद किया और नंबर पाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ टर टर की आवाज आई। फिर लाइन के उस पार एक भारी पर प्रोफेशनल आवाज सुनाई दी, हेलो। कर्नल की आवाज में उम्र थी, पर टोन पुरानी अथॉरिटी वाली ही थी। मैं रिटायर्ड कर्नल अरुण मेहरा बोल रहा हूँ। मुझे विक्रम कपूर से बात करनी है। अगर नंबर बदल गया हो तो हेडक्वार्टर के किसी भी सीनियर ऑफिसर से मेरी बात करा दें। दूसरी लाइन कुछ सेकंड चुप रही, फिर आवाज बदली, कर्नल मेहरा सर, आपसे बहुत साल पहले एक्सरसाइज में मुलाकात हुई थी। विक्रम, यस सर। कर्नल हल्का सा मुस्कुराए, अच्छा तुम अभी भी जिंदा हो और इस नंबर पर हो। दोनों के बीच 2 सेकंड पुरानी यादों की खामोशी तैर गई। फिर कर्नल ने अपना टोन बदला, और विक्रम, यह कोई कैजुअल फोन कॉल नहीं है। मैं किसी पर शक कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी अनौपचारिक मदद चाहिए। विक्रम ने ध्यान से पूछा, इस पर शक है सर आपको? कर्नल ने धीमे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, एक बुजुर्ग महिला नाम कागजों में है, पार्वती देवी, और लोग उन्हें पारो आंटी कहते हैं। वह वृद्धाश्रम में रहती हैं, सबकी दुलारी है, लेकिन मेरी ट्रेंड आंखों को वो वैसी नहीं लगती जैसी वो दिखती है। विक्रम के लिए ये केस थोड़ा अनयूजुअल था। उसने सोचा, एक बुजुर्ग महिला स्पाई, लेकिन रॉ में काम करते करते उसने ये सीख लिया था कि एज, जेंडर, दिखावट जासूस के लिए सिर्फ एक मास्क होता है। सर, आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? कर्नल ने लास्ट गन वाली सेब, रात की परछाई, आधी रात वाला मूवमेंट और उनकी दुआओं की अजीब भाषा तक सब उन्होंने विक्रम को बताया। विक्रम ने आखिर में बस एक बात कही, सर मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। आप लोकेशन भेजिए, हम इस पर बैकग्राउंड चेक शुरू करते हैं। लेकिन आप प्लीज सर सीधा कन्फ्रंटेशन मत कीजिएगा। इस समय में अगर कोई एक्टिव है तो ट्रेंड होती है, और ट्रेंड लोग कॉर्नर होने पर अनप्रिडिक्टेबल रिएक्ट करते हैं। कर्नल हल्का सा मुस्कुराया,
और कहा, विक्रम अब मैं भी जवान नहीं रहा, कन्फ्रंटेशन मेरे बस की बात नहीं है। बस देखना यह है कि ये जो अम्मा बनकर घूम रही है असल में इसकी एजेंट है। विक्रम ने अश्विन का पता लिया और कॉल खत्म होने के बाद सीधा अपने सिस्टम की तरफ मुड़ा। दिल्ली में बैठे विक्रम ने सिस्टम खोलकर इनिशियल क्वेरी डाली। नाम पार्वती देवी, एज 68 साल, अननोन एड्रेस, जैसा आश्रम के रिकॉर्ड से कर्नल ने रफली बताया था। पहली खोज में कुछ खास नहीं निकला, बहुत कॉमन नाम, अलग अलग एंट्रीज, कोई एग्जैक्ट मैच नहीं। लेकिन जैसे ही उसने फिल्टर्स थोड़ा बदले तो फीमेल 60+ बॉर्डर रीजन, डिस्प्लेसमेंट, पार्टीशन, सर्वाइवर, कुछ पुराने कीड़े पड़ चुके हैं डिजिटल स्कैन डॉक्यूमेंट्स सामने आए। एक फाइल पर उसकी नज़र टिक गई, रेफ्यूजी कैंप रजिस्ट्रेशन 1950, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर। उसने जूम करके पढ़ा, नाम प्रवीण बानो, फादर्स नेम कुछ अलग, पिक्चर धुंधली थी पर आंखों का शेप कुछ तो मिलता जुलता लगा। विक्रम ने बाहर सिकोड़ ली, परवीन पार्वती दोनों में सिर्फ स्लेबल का फर्क है, कहीं ये रॉन्ग आइडेंटिटी तो नहीं है। तो तुरंत फाइल लॉक की और एक इंटरनल नोट लिखा, फ्लैग फॉर फील्ड वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट पॉसिबिलिटी यूजिंग मॉडिफाइड हिंदू आइडेंटिटी ऑफ ओल्ड रिफ्यूजी रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट अपनी पहचान छुपा रहा है। इधर वृद्धाश्रम में सब कुछ दिखने में पहले जैसा ही था। पारो आंटी बच्चों को कहानी सुना रही थी, माधवी दी मेडिसिन चेक कर रही थी और कर्नल मेहरा अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ते हुए चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। पर अब एक सटाइल डिफरेंस था। कर्नल ने ऑब्जर्वेशन का टारगेट क्लियर हो चुका था। एक दिन दोपहर को जब पारो आंटी बरामदे में बैठी थी तो एक नया चेहरा वृद्धाश्रम में दाखिल हुआ। 30-32 साल की उम्र, साधारण कपड़े, गले में आईडी कार्ड, आईडी पर लिखा था एनजीओ सीनियर वॉलंटियर नैन अंशु शेखर। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। नमस्ते, मैं अंशु सिटी के एक एनजीओ से हूँ। सुना है यहाँ बुजुर्गों के लिए हम कुछ अवेयरनेस सेशंस रख सकते हैं। माधवी दी खुश हो गई और उन्होंने कहा, अरे बहुत अच्छा होगा, आप अंदर आइए ना, सबसे मिलवाती हूँ आपको। अंशु ने सबसे पहले आगे बढ़कर कर्नल मेहरा को नमस्ते किया। उनकी आंखों में हल्का सा रिस्पेक्ट, और कर्नल ने एक सेकंड के लिए उनकी आंखों में वो ट्रेंड स्टेडीनेस देखी जो आम एनजीओ वर्कर्स में नहीं होती है। आप फौज में थे? राइट सर, अंशुल ने कैजुअली पूछा। कर्नल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ जमाना हो गया पर सवाल पूछने का तरीका अभी भी नया है। माना। अंशुल ने बिना मुस्कान छोड़े धीमे से आवाज दिया, आदत है सर लोगों को ऑब्जर्व करने की। बस इतना काफी था कि कर्नल मेहरा समझ गए कि ये रॉ की फील्ड टीम का हिस्सा है। कुछ देर बाद अंशुल ने पारो आंटी के पास जाकर नमस्ते किया। नमस्ते अम्मा जी, मैं अंशुल एनजीओ से हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है, आप यहाँ सबकी फेवरेट हैं। पारो आंटी ने हमेशा वाली मधुर हंसी के साथ कहा, अरे फेवरेट फेवरेट कुछ नहीं होता है बेटा, बस इन सबका अकेलापन थोड़ा हल्का कर देती हूँ और क्या। उनकी आवाज में वही मिठास थी, पर ट्रेंड ईयर्स के लिए ये मिठास एक रिहर्स्ड टोन में हो सकती थी। अंशुल ने सामने वाली बेंच पर बैठते हुए कैजुअली बातचीत शुरू की। अम्मा जी, आप कहाँ की हैं? मतलब बचपन कहाँ बीता है आपका? तो पारो आंटी ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया कि सीमा के उस पास से आई थी, कभी बहुत कुछ याद भी नहीं, और जो याद है वह बताने लायक भी नहीं है। पार्टीशन में रहे, घर परिवार सब कुछ वही आएगा। अंशुल ने आगे पूछा, किस तरह की बात कर रही हैं आप अम्मा जी? सीमा पश्चिम की या पूर्व की? पारो आंटी ने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा। ये सवाल साधारण नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग बस इतना पूछते हैं, पंजाब साइड से या बंगाल साइड से, पर पश्चिम या पूर्व पूछना एक अलग तरह की क्लैरिटी दिखा रहा था।
उन्होंने आंख थोड़ी सिकोड़ कर धीरे से कहा, सीमा सीमा होती है बेटा। पूछने वाला अगर बहुत डिटेल जानने लगे तो पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। अंशुल ने तुरंत बात हल्की कर दी। सॉरी अम्मा जी, ज्यादा पूछ लिया। मैंने मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तभी तो आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ। पारो आंटी ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, बस कुछ बातें दिल में रहने दो। पर उस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान कर्नल मेरा दूर से सब देख रहा था। एक बुजुर्ग महिला इतनी प्रिसाइज तरीके से सवाल टाल दे, ये बात उन्हें और चुभने लगी। शाम को जब अंशुल आश्रम से एनजीओ मीटिंग खत्म करने का बहाना करके बाहर निकला तो उसने बाहर गली के मोड़ पर खड़ी एक साधारण सी कार में बैठते ही अपना फोन निकाला और अपनी टीम को उसने इस मीटिंग की डिटेल भेजी। उधर दिल्ली में विक्रम ने बैकग्राउंड चेक आगे बढ़ा दिया था। कुछ पुराने इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स में एक फ्रेंड सा नाम उभरने लगा, परवीन बानो, सस्पेक्टेड क्रॉस बॉर्डर एसेट 1971 वॉर काल में मूवमेंट, अनकन्फर्म्ड, किसी ने फाइल पर सालों पहले लिखा था। Possibly used for low profile information. No direct evidence kept in cold storage. कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि फाइल बंद, केस भी बंद। लेकिन अब वही पुरानी फाइल एक नए नाम और नए रूप के साथ सामने खड़ी थी। प्रवीण से पार्वती और बानो से दिल्ली और जगह रेफ्यूजी कैंप से वृद्धाश्रम। विक्रम ने कर्नल को सिक्योर लाइन पर छोटा सा अपडेट भेजा। आपका शक बेवजह नहीं है सर, सब्जेक्ट का अतीत साफ नहीं है, हम इसे लो रिस्क नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमें अभी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। आप बस ऑब्जर्व करते रहिए, हम आसपास का जाल बिछा रहे हैं। कर्नल ने बस इतना जवाब दिया कि समझ गया, मैं देख रहा हूँ, वो भी देख रही है। फिर शुरू हो चुका है विक्रम। अब आश्रम में हर छोटी सी हरकत जैसे कैमरा लेंस में जूम करके दिखने लगे। पारो आंटी कम फोन पर बात करती है, किससे बात करती है, और रात में कमरे की लाइट कब तक जलती रहती है, सुबह उनकी दवाएं कितनी देर तक चलती हैं, ये सब अब कर्नल अंशुल और रॉ की नजर में था। लेकिन एक बात रॉ की अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, पारो आंटी कोई आम मोहरा नहीं थी। वो भी अब धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि इस वृद्धाश्रम की हवा में कुछ बदल रहा है। कोई उन्हें देख रहा है पर सामने नहीं आ रहा। एक रात जब कर्नल ने कमरे में लेटे हुए थे तभी उन्हें एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और बाहर खड़ी थी पारो आंटी। उनकी आंखों में हमेशा वाली मुलायम रोशनी तो थी ही, लेकिन उसके पीछे एक आज कुछ और भी था, जैसे कोई चुपचाप तूफान। कर्नल साहब, उन्होंने धीरे से कहा, थोड़ी देर आपके साथ बैठ सकती हूँ? अचानक नींद नहीं आ रही है। कर्नल मेहरा ने उन्हें अंदर आने को इशारा किया। दिल की धड़कन तेज थी पर चेहरे पर वही आर्मी वाला काम। उन्होंने खुद से कहा कि अब सीधा हो रहा है। पारो आंटी आमने सामने बैठ गए और यहीं से शुरू होता है सीधा आमना सामना। एक रिटायर्ड फौजी और शायद एक ट्रेंड जासूस का, जहां दोनों के चेहरे पर मुस्कान है पर दिमाग में सिर्फ जंग। कमरे की पीली रोशनी में दो परछाइयां आमने सामने थी, एक रिटायर्ड कर्नल अरुण मेहरा और दूसरी पारो आंटी, जो अब तक पूरे आश्रम की सबसे प्यारी, सबसे नर्म बुजुर्ग मानी जाती थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो नरमी नहीं थी, कुछ गहराई, कुछ भय और कुछ बेचैनी छुपी थी, जैसे अंधेरी रात में कोई छुपी हुई सच्चाई धीरे धीरे रोशनी में आने को तैयार हो। कर्नल ने हल्के स्वर में पूछा, रात के इस वक्त आप ठीक है पारो जी? पारो आंटी ने एक लंबी सांस ली। कर्नल साहब, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ? उनकी आवाज धोखे से शांत थी पर आंखें कांप रही थी। कर्नल ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ,
आप बताना चाहेंगे या खुद को और उलझाएंगे? कुछ सेकंड कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंजी। अचानक पारो आंटी ने धीरे से कहा, आपको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? कर्नल की आवाज स्टेडी थी। मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बोलती हैं। सच बोलती या झूठ, इसका पता लगाना मेरा काम था और रहेगा। पारो आंटी ने सर झुका लिया। तो आपने तो बहुत कुछ देख लिया होगा। कर्नल की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, इतना कि रॉ आपसे देख नहीं रहा बल्कि चल भी रहा है। यह सुनते ही पारो आंटी की उंगलियां थोड़ी कांप सी गई, पर चेहरे पर हल्की सी हंसी उभर आई, जैसे किसी ने उनकी छुपी दुनिया पर सीधा प्रहार किया। और उन्हें अब डर नहीं बल्कि थोड़ा राहत महसूस हो रहा हो। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आपको पता है कर्नल साहब, सबसे खतरनाक बात क्या होती है? खुद को इतना छुपा लेना कि खुद ही भूल जाए कि हम कौन हैं। कर्नल चुप रहे और इंतजार किया। मेरा नाम पारो नहीं कर्नल साहब, उन्होंने धीमे से कहा। कर्नल की आंखें चमकी तो प्रवीण उनकी गर्दन एक पल के लिए झुक गई, जैसे यह नाम उनके दिल पर किसी पुराने घाव की तरह दर्ज था। हाँ, प्रवीण बानो, यही असली नाम था मेरा। कर्नल की सांस एक पल को मानो अटक सी गई। रॉ की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अब पुख्ता हो चुकी थी। पारो या प्रवीण ने आगे कहा, मैं बॉर्डर रेफ्यूजी कैंप में पैदा नहीं हुई थी। मैं उस कैंप में रखी गई थी। ट्रेनिंग के बाद मैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की एक स्मॉल एसेट थे, जानकारी देने वाली इंफॉर्मेशन कुरियर, सिर्फ इतना ही मेरा काम था। उन्होंने हाथ की मुट्ठी बंद की। मैं कोई बड़ी जासूस नहीं थी, बस एक नाकाम लड़की जिस पर देश ने दया की और काम दे दिया। कर्नल की आवाज तेज नहीं थी, पर हर शब्द भारी था। काम यानी भारत को नुकसान पहुंचाना। परवीन ने तुरंत सर हिलाया। नहीं, कभी हथियार नहीं उठाया, कभी किसी पर हमला नहीं किया। मैं सिर्फ बातें सुनती थी और पहुंचाई थी। उन्होंने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन पार्टीशन के बाद शुरू हुआ यह खेल कितने लोगों की जिंदगियां खा गया है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। कर्नल ने पूछा, तो आप आज भी एक्टिव है? परवीन हंस दी। पहली बार उस रात में उनकी आंखों में सच्चाई चमकी। नहीं कर्नल साहब, बिल्कुल नहीं। 50 साल पहले मेरा काम खत्म हो गया था। मैंने सन 1971 के बाद कदम पीछे खींच लिया था। पाकिस्तान ने मुझे मरा हुआ मान लिया और इंडिया ने कभी मुझे ढूंढा ही नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। उनकी आंखें भर आई। लेकिन कुछ चीजें इंसान की आदत बन जाती हैं, जैसे रात को छुपकर घूमना, आवाजों को सुनना, पैटर्न को ऑब्जर्व करना। आपने जो देखा वो मिशन नहीं था, बल्कि वो मेरी दुखद आदतें थी जो अब इस उम्र में भी नहीं गई। कर्नल कर्नल ने स्टम्प देखने की कोशिश की और उनका मन थोड़ा सॉफ्टन होने लगा। फिर उन्होंने पूछा कि तो ये टैटू, ये दुआएं, ये बॉर्डर वाला शब्द, ये सब क्या था? परवीन ने धीरे से गले पर हाथ रखा। टैटू उस ट्रेनिंग कैंप का निशान है। दुआएं मेरी माँ की थी, जो मुझे जिंदगी में कभी वापस नहीं मिले। और फ्रंटियर मेरे बचपन की ज्योग्राफी का हिस्सा था। नया भारत, नई लाइन्स, मेरी जुबान में यह नहीं सीखा। उनकी आंखें लाल हो गई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कर्नल ने दरवाजा खोला। बाहर अंशुल खड़ा था, गंभीर चेहरा, आंखों में वही शार्पनेस। सर, हमें बात करनी होगी अभी। कर्नल ने उसे अंदर बुलाया। प्रवीण ने तुरंत समझ लिया कि यह वो पल था जिसका डर तुम्हें वर्षों से ताका था। अंशुल ने बताया कि दिल्ली से जानकारी साफ आ गई है।
सब्जेक्ट की पुरानी फाइल कंफर्म हो चुकी है। परवीन बानो 1971 वार में एक्टिव एसेट डिसकंटिन्यूड। 1975 से मिशन भर खुले हुए नेटवर्क की एक लूज एंड है। कर्नल मेहरा की आवाज में अब शिकायत नहीं, बस थकान थी। टीम पूरी है गुजर गई और यह फाइल आज खुल रही है। अंशुल ने धीमे से कहा, हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें उन्हें कस्टडी में लेना होगा। खतरा भले ना हो, पर कानून। परवीन के बीच में कहा, कानून मुझे ही तो ढूंढ रहा था बेटा। लो, मैं खुद चलकर आई हूँ। उनकी आवाज टूटी हुई थी। उनकी आंखों में ना डर था ना विरोध, सिर्फ सरेंडर। जैसे जिंदगी के सारे पन्ने अब सामने फैल गए हों। कर्नल ने वहां बैठी बुजुर्ग महिला को देखा, जो अभी भी वही सफेद बालों वाली मीठी आवाज वाली अम्मा लग रही थी। बस आज उनका सच नंगा और कमजोर था। कर्नल उनके पास गए और बोले, परवीन, एक बात बताओ, अगर तुम एक्टिव नहीं थी तो तुम यहाँ क्यों आई? वृद्धाश्रम क्यों आई? यह रैकेट क्यों? परवीन की आंखें भर आई और उनकी आवाज टूट गई। क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी दो मुल्क के बीच फंसकर गुजारी। ना पाकिस्तान ने अपनाया और ना हिंदुस्तान ने मुझे पहचाना। मैं रेफ्यूजी भी नहीं थी, एजेंट भी नहीं थे और इंसान भी नहीं। उन्होंने कर्नल के हाथ पकड़ लिया। मैं यहाँ आई क्योंकि यहाँ लोग मुझे अम्मा कहते हैं। ये एकमात्र जगह थी जहाँ मुझे नाम, चेहरा और प्यार मिला। कर्नल की आंखों में नमी आ गई। अंशुल ने फाइल बंद करते हुए कहा, सर, दिल्ली ने कहा है कि यह केस प्रोसिक्यूशन लायक भी नहीं है, क्योंकि कोई सैबोटेज, कोई एक्टिव मिशन, कोई थ्रेट दर्ज है ही नहीं। सिर्फ एक बूढ़ी औरत जो अतीत में खो गई है। कर्नल ने राहत की सांस ली। तो फिर अंशुल मुस्कुराया, हम इन्हें आश्रम में ही छोड़ रहे हैं, लेकिन एक शर्त है कि हम इनकी निगरानी करेंगे। रूटीन मॉनिटरिंग के लिए सब, बस और कुछ नहीं। बस कानून पूरा हो जाए। प्रवीण ने सिर उठाकर दोनों को देखा। इतने साल छुट्टी रही, अब छूटने की जरूरत नहीं। जो पनिशमेंट मिली वो जिंदगी ने पहले ही दे दी थी। अगले दिन पूरा आश्रम जान गया कि पारो आंटी रात भर हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी। परवीन या पारो फिर सामान्य से मुस्कान के साथ लौट आई। बच्चे उन्हें देखकर दौड़ पड़े। आंटी आ गई। उन्होंने बच्चों को गले लगाकर कहा, हाँ, मैं आ गई बच्चों, अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कर्नल दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। दोनों की नजरें मिली और दोनों की आंखों में एक मौन समझदारी थी। कर्नल ने सिर झुकाया और सम्मान में, और प्रवीण ने हल्की सी मुस्कान दी, आभार में। क्योंकि आज से ओल्ड एज होम की सबसे प्यारी आंटी अब सिर्फ पारो आंटी नहीं थी, बल्कि वो प्रवीण भी थी, अपनी पूरी सच्चाई के साथ। और कर्नल मेहरा ने अपनी आखिरी ड्यूटी भी निभाई थी। सच को ढूंढा, लेकिन इंसानियत नहीं खोई। अगर आपको भी लगता है कि हर कहानी का विलेन दिखने वाला नहीं होता है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।